हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। और आज हमारा जो ये सेशन रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, जो एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड हमारा सेशन है रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको निश्चित ही कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा। पर डे हमारे चैनल पर शाम 8 बजे एक नई सीरीज और नए क्वेश्चंस के साथ में अवेलेबल रहती है, तो आप हर शाम 8 बजे विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसने और आवाज़ करने का कारण बनती है? विच एक्टिविटी केसेज एक्सरसाइज वियर एंड नॉइस ऑफ द ड्रिल बिट व्हील ड्रिलिंग? तो एक्सरसाइज वियर और नॉइस की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या बहुत तेज़ फीड दर से, वेरी फास्ट फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर, वेरी स्लो फीड रेट, अधिक काटने की गति, हाई कटिंग स्पीड, बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड, वेरी स्लो स्पिंडल स्पीड? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा ड्रिल बिट है वो किस समय अधिक घिसेगा और आवाज़ है वो अधिक करेगा? तो क्या होगा, बहुत धीमी गति से अगर हम फीड देंगे तो वो क्या है कि वहाँ पर रगड़ने की आवाज़ उसमें आएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले निम्न वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है। यहाँ पर हमें वर्नियर कैलिपर दिया गया जो ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर है, इसकी रीडिंग पूछी गई है। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन? ठीक है, तो इंच ग्रेजुएशन वाला है तो एक भाग इसका पूरा खुला हुआ है। इस एक भाग के बाद में फिर हमारे कितने भाग खुले हुए हैं? 4 भाग खुले हुए हैं। और 4 भाग के बाद में आगे इसके पास में 4.5 के थोड़ा सा आगे है, तो एक भाग तो पूरा खुला हुआ है, उसके बाद में 0.4 और उसके बाद में पॉइंट, थोड़ा सा इधर लेते हैं इसको, एक भाग पूरा खुला हुआ है, उसके बाद में 0.4 खुला हुआ है, उसके बाद में 0.05 खुला हुआ है और उसके बाद में 9वीं लाइन है वो मैच हो रही है, यानी कि 0.009। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1.459। तो इसका बी राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? विच पार्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री? यानी कि उससे 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण चेक कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग है जो 90 डिग्री और 45 डिग्री में बना होता है? क्या रूल होता है, सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, या फिर प्रोटेक्टर हेड होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो स्क्वायर हेड का एक सिरा 90 डिग्री में होता है इस प्रकार से, और दूसरा 45 डिग्री में, इस प्रकार की शेप में कुछ बना हुआ हमारा रहता है। ठीक है, तो ये भाग 90 डिग्री चेक करेगा, ये 45 डिग्री चेक करेगा और मार्किंग करने के काम आता है। नेक्स्ट है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन एंगल प्लेट? क्या समतलता प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड फ्लैटनेस, विकृति को रोकने के लिए, प्रिवेंट डिफॉर्मेशन, वर्गाकृत प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड स्क्वायरनेस, या फिर मशीन्ड सतह को स्पोर्ट करने के लिए, स्पोर्ट द मशीन सरफेस? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दिए जाते हैं? एंगल प्लेट्स में जो हमारे रिब्स दिए जाते हैं वो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, यानी कि विकृति को रोकने के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्न वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जोड़े में दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार का वी ब्लॉक है? क्या डबल लेवल सिंगल ग्रू है, सिंगल लेवल डबल ग्रू है, डबल लेवल सिंगल ग्रू है, या फिर डबल लेवल डबल ग्रू है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, डबल लेवल है।
ठीक है, दोनों तरफ इसमें क्या है, वी ग्रू कटे हुए हैं, और सिंगल ग्रू है, ये साइडों में जो क्लैंप लगाने के लिए हम यूज करते हैं वो सिंगल कटा हुआ है, तो डबल लेवल सिंगल ग्रू यानी कि सी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है स्टील का कितना कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। व्हाट इज द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील देन कैन बी फोर्ज्ड, यानी कि स्टील में कितना कार्बन होने पर उसको फोर्ज कर सकते हैं। अप टू 1.2%, 1.7%, 1.9% या फिर 2.1%। तो कितना कार्बन इसमें होना चाहिए हमारे स्टील में तभी हम उसको फोर्ज कर सकते हैं। तो 1.7% तक हमारा कार्बन होना चाहिए। अप टू 1.7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। ड्राई एयर जेट, घुलनशील ऑयल, सोल्यूबल ऑयल, खनिज ऑयल, मिनरल ऑयल, वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो कास्ट आयरन की बात की गई है तो यहाँ पर ड्राई एयर जेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम दीजिए। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग रेडियल ड्रिलिंग मशीन। एक्स का यहाँ पर चिन्हित किया गया है, क्या ये आधार है, स्पिंडल है, रेडियल आर्म है या फिर स्पिंडल हेड है। तो क्या चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, स्पिंडल हेड है, यहाँ पर स्पिंडल हेड बना हुआ है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है 69 नंबर, इसमें दिया हुआ है HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और कर्तन गति कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट के माइल्ड स्टील को ड्रिलिंग करने के लिए जो घूर्णन गति का चयन करें, कितने RPM पर इसको घुमाना है। सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड टू ड्रिल माइल्ड स्टील फॉर HSS हाई स्पीड स्टील ड्रिलिंग whose diameter is 24 मिलीमीटर एंड कटिंग स्पीड इज 30 मीटर पर मिनट। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जितने भी थ्योरी के MCQs हैं, जो न्यूमेरिकल है थ्योरी के, उनकी एक अलग से स्पेशल वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, तो उसमें ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है वो 400 RPM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 170 नंबर, छिद्र में रिवेट लगाने के बाद प्लेटों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजर टू ईच अदर आफ्टर रिवेटिंग इन द होल। क्या ड्रिफ्ट यूज करते हैं, डोली यूज करते हैं, रिवेट सेट यूज करते हैं या फिर कुकिंग टूल यूज करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है 170 नंबर का। तो दोनों प्लेटों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए हम क्या है, रिवेट सेट का यूज करते हैं, जिससे क्या है उसको उसके ऊपर हैमर की चोट लगाकर हम दोनों सीटों को आपस में सही से बैठाकर जॉइंट लगा सकते हैं। बेंट स्निप का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। क्या ग्रू काटने के लिए, जिगजैग काटने के लिए, सीधा काटने के लिए या फिर सर्कुलर काटने के लिए। टू कट ग्रूव्स फॉर जिगजैग कटिंग, टू कट स्ट्रेट या फिर सर्कुलर कट में। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो जो हमारा बेंट स्निप होता है उसका यूज हम करते हैं सर्कुलर कट में, ठीक है, यानी कि गोलाई में कोई चीज़ काटने के लिए। नेक्स्ट है, लीवर सीयर के निम्न भाग का नाम बताइए जो एक्स रूप से चिन्हित है। नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लीवर सीयर विच इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स रूप से चिन्हित ये भाग है, तो ये क्या चीज़ दिया हुआ है। क्या बेस प्लेट है, लीवर आर्म है, निचला ब्लेड है या फिर ऊपर ब्लेड है, अपर ब्लेड है। टॉप ब्लेड, लोअर ब्लेड, लीवर आर्म या फिर बेस प्लेट। क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, लोअर ब्लेड है, यानी कि निचला ब्लेड है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। नेम द फॉलोइंग सीट मेटल ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन लेवल एग्जाम में आ चुका है। तो क्या ग्रूविंग है, नोचिंग है, बेंडिंग है या फिर फोल्डिंग है। तो ये किस प्रकार का हमारा ऑपरेशन है, सीट मेटल पर किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का ऑपरेशन है, ग्रूविंग है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
ग्रूविंग कहते हैं, जहाँ पर क्या है सीट के किनारे वगैरह बनाए जाते हैं मोड़कर, जॉइंट वगैरह लगाने के लिए भी काम में आते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। नेम द जिंक कोटेड आयरन। क्या ब्लैक आयरन है, टेंड आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, या फिर जिंक प्लेटेड आयरन है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा है। क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? जिंक कोटेड आयरन को हम क्या बोलते हैं? तो जिंक प्लेटेड आयरन ही बोलते हैं, जिंक कोटेड आयरन, जीआई सीट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 175, इसमें दिया हुआ है 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई, 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घनता वाले स्टील प्लेट के भार की गणना करनी है। यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर में उसका भार कितना है? 7.85 ग्राम है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई उसकी दी हुई है। ठीक है, तो उसका घनत्व हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा निकल कर आता है वो आता है 31.4 kg। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें सीरीज चलाएंगे हम, उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हल करेंगे। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड एब्रेशन? क्या तांबा है, कॉपर है, ब्लैक आयरन, एल्यूमिनियम या फिर जिंक आयरन, जस्ता लोहा? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? इसमें क्या जंग और घर्षण से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो जंग और घर्षण के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस पर क्या है कि घर्षण कम होता है और जंग भी नहीं लगता है एल्यूमिनियम पर। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक के साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ रेगुलर हेक्सागन फ्रॉम फ्लैट टू फ्लैट? ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की बात यहाँ पर की गई है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? √3a इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क? रेस्ट ऑफ वर्क, स्पोर्टिंग फीस, तेज करना, टू एक्रेट, फोल्डिंग शेप्स। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? शीट मेटल वर्क में स्टेक का कार्य पूछा गया है, तो स्टेक का क्या यूज हम लेते हैं? तो वो क्या है? स्टेक हमारा स्पोर्टिंग फीस होता है। ठीक है, वो सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर की सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द सोल्डर? क्या वेल्डिंग रोड है, सिंथेटिक तत्व, सिंथेटिक एलिमेंट है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, प्योर मेटल और एलॉय, गैर धातु तत्व, नॉन मेटेलिक एलिमेंट? तो सोल्डर की सामग्री क्या है? ठीक है, तो सोल्डर की सामग्री हमारी क्या होती है कि शुद्ध धातु और मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। प्योर मेटल और एलॉय होता है हमारा सोल्डर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग शीट? क्या अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन या फिर पेस्ट? ठीक है, स्टील की सोल्डरिंग की यहाँ पर बात की गई है, तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का यूज हम शीट की सोल्डरिंग के लिए करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।